हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद क्यों रहा, क्या वजह है, क्या ये प्रभावी रहा, क्या वजह है इसके पीछे, दलितों का क्या आक्रोश है, क्यों नाराज है दलित, या फिर एससी और एसटी आरक्षण पर जो बदलाव है उस पर गुस्सा इनका फूट रहा है। क्यों गुस्सा फूट रहा है, सारी बातें यहां पर समझेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद की घोषणा की गई, क्या ये लीगल है, हमारे संविधान में क्या इसे सही माना गया है, या फिर यह कितना प्रभावी रहा। इन सभी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे और समझेंगे क्या वजह है भारत बंद की। कुछ बातें आपको शुरुआत से समझनी होंगी जो पहले से हैं। आज की डेट में स्थिति है कि जगह जगह पर दलित एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें प्रदर्शन के पीछे कारण क्या है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो काफी समय पहले से इसकी नींव पड़ जाती है। फिलहाल यह आक्रोश चरम पर है। आपको बताएं पंजाब सरकार ने 2006 में एक अधिनियम बनाया और वो अधिनियम था, उस अधिनियम का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2, उसके तहत उन्होंने कहा कि 25% का आरक्षण जो रहेगा वो एससी कैटेगरी के लिए रहेगा, 12% का आरक्षण जो रहेगा वो ओबीसी के लिए रहेगा। यहां पर जो 25% है इसी को फिर और क्लैरिफाई किया उन्होंने सेक्शन 4 के सब सेक्शन 5 में। इन्होंने कहा कि इस एससी में जो कि 25% आरक्षण है, इसमें से भी 50% वाल्मीकियों को रहेगा और उसमें मजहबी सिख भी शामिल होंगे। ये जो मैटर इसमें किया गया है कि जो एसटी कैटेगरी का इन्होंने रिजर्वेशन दिया, उस एसटी कैटेगरी में भी कोटा में कोटा दे डाला। ये बात आने वाले समय में एक व्यक्ति होता है वो इसमें याचिका दाखिल करता है और इसे 2010 में पंजाब और हरियाणा में असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ये शुरुआत होती है। उसके बाद कई राज्यों में इस तरह की उथल पुथल मची रही। उन राज्यों ने नए नए कानून इस प्रकार से बनाए जो कोटा में कोटा देता है। तो आप कहेंगे कि आज का मुद्दा क्या है। देखिएगा, अभी अभी 1 अगस्त 2024 को एक संवैधानिक पीठ बनाई गई और इस संवैधानिक पीठ में इस मुद्दे पर बात हुई कि जो मुद्दा अभी हमने आपको बताया, जो मुद्दा है कि एससी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी जातियों को रिजर्वेशन जो मिले, इसकी कुछ कैटेगरीज और बनाई जाएं, कैटेगरी में और सब कैटेगरी बनाई जाए। अगर हम समस्या के तौर पर देखें तो फिलहाल एक समस्या ये बनी हुई है कि इस एससी कैटेगरी में कुछ एक समाज, एक जाति ही इस आरक्षण का फायदा उठा पाती है। इसकी वजह से और लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कि एससी में बहुत सी जातियां आती हैं, उनमें से कोई एक विशेष जाति ही इसका फायदा उठा पा रही है और फिर वह जाति इसका एक बार फायदा उठाती है, उसके बाद उनके बच्चे भी इसका फायदा उठाते रहते हैं। इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं जिनको शुरुआत से कोई फायदा नहीं मिला है वो इस बार भी ऐसे ही रह जाते हैं। बार बार ये कहानियां चलती जा रही हैं जिससे एक इक्वालिटी, जो समाज में समानता होनी चाहिए, इसका अभाव है। आपको सरल शब्दों में समझा दें कि जब कोई एक आईएएस बन जाता है और अगर वो एससी कैटेगरी से आता है तो आप खुद सोच करके बताइए क्या उसके बच्चे को रिजर्वेशन की आवश्यकता है? उसको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार या राज्य सरकार का एक ही दायित्व है कि हर एक पिछड़े व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, और आपने किसी को रिजर्वेशन दे करके मुख्य धारा से जोड़ दिया तो वो तो मुख्य धारा से जुड़ चुका है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो भी रिजर्वेशन लेकर के उस मुख्य धारा से और ऊपर जा रहे हैं। मतलब हमें सभी को मुख्य धारा से जोड़ना है। अब रिजर्वेशन जो कि आपने आईएएस के बच्चे को दिया या फिर किसी ऐसे अधिकारी के बच्चे को दे दिया जिनकी कैपिटल भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, उनके बच्चों को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये अधिकार मारा जाता है उन दलितों का, उन एससी कैटेगरी वालों का जो गरीब हैं, उनको कभी सामने आने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और उनके रिजर्वेशन को कौन ले जाता है? वही लोग जिनको पहले भी रिजर्वेशन मिला, उनके पिताजी को फायदा मिला, उनकी माताजी को फायदा मिला। तो पहली बात आपको हम सरल शब्दों में समझा दें कि ये दलित समाज के लोगों के लिए उन लोगों के अधिकारों को और प्रबल करेगा
जिनको कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, जो गरीब तबके से आते हैं। तो इसी पर एक बेंच बिठाई गई और उन्होंने कुछ बेंच में स्टेटमेंट दिए और इस सहमति से इसको पास किया, और वो सहमति है 6:1। याद रखिएगा 6:1 यहां पर सहमति आती है, मतलब इसमें 6 सहमत होते हैं कि हम कोटा में कोटा जो एससी और एसटी में है वो देने को तैयार हैं। ऐसा हमें करना चाहिए। राज्यों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप इनमें से कुछ लोगों को, दलितों में से अगर आप सही आंकड़ा निकाल लें कि दलितों में कौन सी जाति कितनी है, दूसरी जाति कितनी है, इन सब के हिसाब से आप आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। इस पर अब आपको बताएं कि इन 7 लोगों में से जो बेंच बैठी, इनमें से 6 लोग जो थे, जो सहमत थे, वो आपको दिख रहे हैं। इसमें से जो महिला हैं, जो यहां पर बता दें, जस्टिस मनोज मिश्रा एक व्यक्ति हैं, सहमत थे। दूसरे BR गवई सहमत थे। DY चंद्रचूड़ CGI सहमत थे, और विक्रमनाथ ये भी सहमत थे। पंकज मित्तल ये भी, और SC शर्मा ये भी आपके सहमत थे। केवल ये लेडी जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, इनका नाम है बेलम त्रिवेदी, ये इस पक्ष में नहीं थी कि कोटे के अंदर कोटा देना चाहिए। मतलब अगर आपको हम बताएं कि ये जो व्यवस्था होने वाली है, जैसा उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए, वो निर्देश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हमारी सरकार का दायित्व बनता है, और हमारा संविधान भी कहता है इक्वालिटी, यानी अगर हम इस दलितों में सभी को इक्वालिटी दें, जिनको रिजर्वेशन देकर के हमने मुख्य धारा से जोड़ दिया, तो अब बारी है उन लोगों की जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। तो इन सबों ने स्टेटमेंट दिए हैं, और स्टेटमेंट के अनुसार अगर यहां पर हम आपको बताएं, जो पंकज मित्तल हैं, इन्होंने एक बात और कही कि राज्य अपने इस कानून को जब बनाएं तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर ऐसा कर पाते हैं वो, तो बहुत बेहतर होगा कि अगर मान लीजिए किसी परिवार में जो SC कैटेगरी से आता है, उसके परिवार की इनकम अगर ज्यादा है, यानी क्रीमी लेयर मान लिया जाए, इनकम ज्यादा है, उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC में भी यही प्रावधान है। OBC में प्रावधान कर रखा है कि जिनके परिवार की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, उनको रिजर्वेशन से बाहर रखा जाता है। वहां पर किसी एक विशेष जाति के रिजर्वेशन की बात नहीं होती, बल्कि OBC की बात होती है, कैटेगरी की बात होती है। तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए कि यदि कोई परिवार अगर 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है, या फिर जो क्राइटेरिया उनको सेट करना है, तो क्रीमी लेयर बना लें और एक रखें नॉन क्रीमी। तो इससे बाकी समाज के दलित लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर जब ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अब नेताओं ने अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है, और नेता लोग अब नारे लगवा रहे हैं कि दलित एकता जिंदाबाद। वो अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, जबकि आपको बताएं इसमें फायदा दलितों का ही होगा, सबका विकास होगा, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग इस बात का विद्रोह कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि यह रिजर्वेशन आपको मिलेगा। जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है उनकी समस्या है। उनके परिवार में यदि कोई पहले से IAS है, IPS है, आप टीना डाबी का एग्जांपल ले लीजिए। टीना डाबी को SC कैटेगरी के थ्रू IAS की सीट मिली। आप बताइए क्या वो SC कैटेगरी के लिए एलिजिबल थी? हालांकि उन्हें मिला है, लेकिन क्या उनको SC के लिए जरूरत थी? नहीं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके फादर खुद अपने सिविल सर्विसेज में ही थे, उनकी माताजी IAS थी, आप जानते होंगे उनके बारे में। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि यदि ऐसी व्यवस्थाएं राज्य सरकार करेगी, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। आर्टिकल नंबर 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। और इन्होंने स्टेटमेंट यह भी दिया है कि पहले एकदम सटीक आंकड़ा लेके आए, और सटीक आंकड़े के बाद रिजर्वेशन की व्यवस्था करें। जैसे दलितों में भी जो जाटव हैं उनको व्यवस्था की जाए अलग से, और इसके अलावा और जो वाल्मीकि हैं उनको व्यवस्था की जाए अलग से। तो ये समानता का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे भारत में आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट ए कहता है कि हर व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध हो या किसी अन्य विशेष व्यक्ति के विरुद्ध हो, उसे अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने और उसे बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है।
इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए दलित समाज के लोग या फिर एससी कैटेगरी के लोग इसका फायदा उठाकर अब नारेबाजी कर रहे हैं। अब विद्रोह, मतलब विद्रोह मींस कि बिना तोड़फोड़ के, अगर देखिए इसमें अगर वायलेंस होता है तो फिर आजादी नहीं है। तब तक आजादी है जब वो शांतिपूर्वक करते हैं और कर भी रहे। तो मेरा हर एक दलित से ये कहना है, हर एक एससी और एसटी कैटेगरी वाले से कहना है कि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं ये दरअसल अधिकार आपके लिए ही होगा। आप जब लड़ने जा सकते हैं इसका मतलब आपकी इनकम बहुत, आपके परिवार की इनकम बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, आप उस वर्ग से आते होंगे जिसे वाकई में रिजर्वेशन चाहिए, तो यहां पर आपको मौका मिलेगा। और जो लोग आपके समाज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब कहने का आपका अधिकार मिलने वाला है, उनको अधिकार अब नहीं मिलेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवस्था की जा रही थी अब वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। हमारे 17-18 राज्य हैं जिनमें राजनीति केवल और केवल जाति की होती है। लोग वोट डालते हैं तो जाति देखकर डालते हैं। अब ये राजनीति भी जाति की होगी। वो राजनेता या वो नेता जो आपको लेकर चल रहा है वो दरअसल आपके साथ नहीं है, वो अपनी राजनीति चमका रहा है। रिजर्वेशन के थ्रू आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जिनको जरूरत है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। किसी का अधिकार इसमें छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जिन लोगों को समानताएं नहीं मिल पा रही हैं, जिन वर्गों को इस एससी कैटेगरी में, जिनको बेचारों को कभी रिजर्वेशन नहीं मिला है, उनको रिजर्वेशन मिल पाएगा, तो समाज में इक्वालिटी आएगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी इस चीज को लेकर के भारत बंद की घोषणा करने के बाद विद्रोह या फिर विरोध कर रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति है, आपको समझ में आता है तो करिए, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी के लिए व्यवस्था की जा रही है और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम बहुत से स्टूडेंट से मिलते हैं, वो विद्यार्थी जो गरीब तबके से आता है उसे अधिकार मिल पाएगा। एक विद्यार्थी जो आईएएस का लड़का है उसे अधिकार नहीं मिलेगा। ये अच्छा रहेगा ना, क्योंकि उनकी तो आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक है। हमें आर्थिक स्थिति उसकी ठीक करनी है जो वाकई में नीडी है, ग्रीडी है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि कोटे में कोटे की व्यवस्था जो की जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के विरुद्ध आपको ऐसा एक विरोध करने का अधिकार है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बात यहां पर विद्यार्थियों के लिए बताएं कि यहां से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि एससी और एसटी इसमें कौन कौन सी जातियां होंगी, ये कौन डिसाइड करता है, मतलब कि किस आर्टिकल में किसको अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 341 याद रखिएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। कोटे के अंदर कोटा देकर इक्वालिटी की जाएगी। किसी का, आपका जो रिजर्वेशन है एससी और एसटी का, वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें भी उन लोगों को अधिकार मिल जाएगा जिनको वाकई में जरूरत है, चाहे वो आर्थिक समानताओं के अधिकार पर हो या फिर जनसंख्या के आधार पर। आप देख ही रहे हैं कि हमारे भारत में जो एससी कैटेगरी में है उसमें एक ही जाति अक्सर इसका लाभ उठा पाती है, तो बाकी लोगों को भी मौका मिल पाएगा। अगर बात करें कि भाई हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 में आता है और इसमें कई आर्टिकल, सब आर्टिकल्स भी हैं। जैसे ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी के तहत भारत में इस चीज का विरोध हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी अशांति फैलती है या हथियारों के साथ विरोध होता है तो फिर ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अभी फिलहाल मौलिक अधिकार है, कोई भी विरोध करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। दूसरा हमारा ए बी यहां पर दिया गया है, वो है शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना सभा करने का अधिकार इसमें दिया जाता है, और संघ और यूनियन बनाने का भी अधिकार हमें प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल जरूरी है, क्योंकि अभी करंट मुद्दा है तो आपसे सवाल पूछ सकता है। और अगर आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है, केवल एंजॉय करिए। आपको यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, वो प्रश्न आप बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत किस अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी धर्म की स्वतंत्रता। आपको बताना है 19 फर्स्ट ए में
किसकी यहां पर अधिकार दिया गया है, यहां पर आपको ये वाला बताना है 19 फर्स्ट है। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, अगर असहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आंसर जरूर करिएगा, प्रश्न का आंसर जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स फाउंडेशन जीएस की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी करो, सभी के लिए आपका ये चैनल मदद करेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी कराते हैं, जो कि वीकली करंट अफेयर आपको संडे के दिन सुबह 7 बजे प्रोवाइड होगा। आपका कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर हमारी बातों से सहमत हैं, अच्छा आपको लग रहा है तो एक बार इसे लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। टेलीग्राम पर जुड़ने से फायदा होगा कि वहां पर हम अपने लेक्चर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जब जुड़ेंगे तो @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, चैनल आपको दिख जाएगा। वहां पर हम आपको करंट अफेयर के पीडीएफ हो या फिर लेक्चर्स की पीडीएफ हो वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहीं प्राप्त होगी। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।